बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिंग अकाउंटेंट प्लेटफॉर्म। जी, मैं आपका ट्रेनर मोहम्मद अली कालरू हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 4 के साथ। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 में सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में और टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में। सो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दो है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। इन दोनों के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ बिजनेस। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से। अब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब है? An accounting system is a set of accounting process with integrated procedure and controls. अब अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने अकाउंटिंग की ट्रांजिशंस को, कि आपकी जो बिजनेस के अंदर ट्रांजिशंस हो रही हैं आप उनको किस तरीके से समराइज कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी रिपोर्ट बना रहे हैं और किस तरीके से बाद में आप उनको मॉनिटर करेंगे और एनालाइज करेंगे कि आप अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सकें। अब जब आपके पास ट्रांजिशंस हो रही होती हैं बिजनेस में तो उनको आप दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक, या तो फिर आपका अकाउंटिंग का सिस्टम ऐसा हो जिसमें आप सिर्फ कैश बेसिस पे काम कर रहे हो, या फिर आप उनको उधार वाले बेसिस पे काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अक्रूवल बेसिस। बेसिकली सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डिफाइन कर रहा है कि आपकी जो ट्रांजिशंस हो रही है बिजनेस के अंदर आप उनको रिकॉर्ड किस तरीके से कर रहे हैं, हाउ यू आर रिकॉर्डिंग योर बिजनेस ट्रांजिशन, कि उनके बेस पे आप किस तरीके से रिपोर्ट बनाएंगे। अब दो सिस्टम है अकाउंटिंग के, चलते हैं उनकी तरफ और समझते हैं कि कौन से हैं। सबसे जो पहला हमारे पास अकाउंटिंग का सिस्टम है वो है कैश बेसिस। Cash basis, it is a system in which accounting entry is made only when cash is received or paid. अब कैश बेसिस एक ऐसा अकाउंटिंग का सिस्टम है जिसमें आप एंट्री सिर्फ उसी वक्त करते हैं जब आपको कैश रिसीव होता है या आप कैश पे करते हैं, उससे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है। Certain professional people and small business record their income on cash basis. Government system of accounting is mostly on the cash basis or cash system. इसका मतलब ये है कि आपका जो बिजनेस है वो कैश बेसिस पे डिपेंड कर रहा है, और जब तक आपके पास कैश की पेमेंट आएगी नहीं या आप किसी को कैश पे नहीं करेंगे तब तक आपके सिस्टम में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये मोस्टली होता है सर्टेन प्रोफेशनल बिजनेसमैन जो होते हैं वो कर रहे होते हैं, या छोटे लेवल पे जो कारोबार होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो लोग कर रहे होते हैं, या फिर जो आपकी गवर्नमेंट है वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, आप बैंक में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करें, तो पहले आपसे कहेंगे कि पैसे दें, फिर आपका बिल पे होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता आप उनसे कहेंगे आप बिल पे कर दें सर, पैसे मैं आपको कल दे जाऊंगा, क्यों? वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये अकाउंटिंग का कैश बेसिस वाला सिस्टम है ना। सेम वे अगर आप टैक्स पे करने जाते हैं तो भी आपको पहले पैसे देने होंगे, फिर आप टैक्स पे कर सकते हैं। इन सेम वे अगर आप किसी छोटे बिजनेसमैन के पास जाएंगे, एक छोटे कारोबार करने वाले के पास, उसे आप कहेंगे कि मुझे 2000 रुपए की उधार देते, तो वो कहेगा मैं दिन में कमाता हूँ टोटल 2000 से 3000, मैं आपको उधार नहीं दे सकता क्योंकि मेरा सारा काम कैश बेसिस पे ही चलता है। सो ये आपका एग्जांपल हुआ कैश बेसिस का। और जब भी आप कोई चीज परचेज करने लगे या सेल करने लगेंगे तो एंट्री आप तभी करेंगे जब आपको पेमेंट रिसीव होगी या जब आप पेमेंट करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अक्रूवल बेसिस सिस्टम की। अक्रूवल बेसिस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप उधार वाला काम कर सकते हैं। ये वो सिस्टम है, ये वो बिजनेस है जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज या कमर्शियल फर्म्स या जो बड़े बिजनेस होते हैं वो इसको यूज कर रहे होते हैं। अब इस सिस्टम में फायदा क्या है आपको? आपको फायदा ये है कि आपको ऑलरेडी मालूम होता है कि कितने पैसे किसको पे करने हैं या कितने पैसे किससे लेने हैं, या इसमें आप अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेएबल के अकाउंट्स बना रहे होते हैं जिसमें आपको ये पता लग रहा होता है कितने किससे पैसे लेने हैं, कितने पैसे किसको देने हैं। सो डेफिनेशन की तरफ चल रहे तो अक्रूवल बेसिस इट अ सिस्टम इन व्हिच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड बेस्ड ऑन द अमाउंट हैविंग बिकम ड्यू फॉर द पेमेंट और रिसिप्ट। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप एंट्रीज कर देते हैं इस बेस पे कि किसको कितनी पेमेंट करनी है या किससे कितनी पेमेंट रिसीव करनी है। This system present a meaningful picture of profit or loss and considered to be better since it takes account the effect of all transaction already entered। एक ऐसा सिस्टम है जो आपको मीनिंगफुल पिक्चर दिखाता है आपके प्रॉफिट या लॉस की,
तो इसको आप बेटर कह सकते हैं, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी बता रहा होता है कि कौन सी ट्रांजिशंस करनी है आपको, वो ऑलरेडी आप एंटर कर देते हैं उसमें। अब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको इंडस्ट्रीज या कमर्शियल फर्म्स फॉलो कर रहे होते हैं। अब देखें मोस्टली जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस हो रहे होते हैं तो वो उधार वाले ही सिस्टम पे कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप एक किसी ब्रांड पे जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स रखे हुए हैं, या मैं अगर उसको और स्पेसिफाई कर दूं, आप जे डॉट पे जाते हैं, उनके अगर रिटेलर्स हैं तो वो उनके साथ कैश बेसिस पे काम नहीं कर रहे होते हैं, वो उनके साथ उधार बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। वो उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे देते हैं, जब वो उनकी सेल कर देते हैं तो फिर उनको पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी शॉप है जहाँ पे आपको स्टील के जो है ना चीजें मिलती हैं, या वैसे के लिए मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात कर लेते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से हमें सीमेंट मिलता है या सरिया मिलता है। तो वो लोग जब भी कोई चीज ऑर्डर कर रहे होते हैं, जो उनके पास मटेरियल आ रहा होता है उसकी वो डायरेक्ट पेमेंट, फुल पेमेंट नहीं करते हैं। देखें उनके पास बहुत बल्क लेवल पे चीजें आ रही होती है, कुछ पेमेंट वो करते हैं और कुछ पेमेंट वो बाद में करते हैं। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? ये उधार वाला सिस्टम हो गया। और मोस्टली जो बड़े कारोबार होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो उधार वाले सिस्टम पे हो रहे होते हैं। इट मीन्स कि आप कुछ पैसे दे देते हैं और कुछ पैसे आप बाद में देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने 2 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन करनी है या 3 करोड़ की ट्रांजेक्शन करनी है, आपने चीजें मंगवानी है, तो आप उसी वक्त सारी की सारी पेमेंट करें और वो चीजें वहां से मंगवाएं। सो कुछ यूं होता है कि कुछ पेमेंट आप कर देते हैं और बाकी पेमेंट आपको बाद में करनी होती है। इन सेम में जब आप सेल कर रहे होते हैं उधार पे, तो आप चीजें दे देते हैं और पैसे आपको बाद में मिलने होते हैं। सो दैट इज द अक्रूवल बेसिस सिस्टम। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में क्या फर्क है। अगर मैं इसको दोबारा इन दोनों में डिफरेंशिएट करूं, तो कैश बेसिस एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी जब तक आप उसको पेमेंट दे नहीं देते या ले नहीं लेते, उससे लेते नहीं है। उधार वाले सिस्टम में ये होता है कि एंट्री आप पहले ही कर देते हैं कि आपने इसको ये चीज दी है और पैसे आपको बाद में मिलेंगे। देखें अभी पैसे मिले नहीं है लेकिन एंट्री आपने कर दी। इन सेम वे अगर आप कोई चीज उधार पे परचेज करने जा रहे हो तो चीज आप खरीद के आ जाते हैं और लिख देते हैं कि भाई पैसे हम इसको बाद में देंगे। तो ये अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम है। और जब ये एंट्रीज आगे आ रही होंगी हमारे क्वेश्चंस में, तो फिर आपको ज्यादा समझ में भी आएंगी कि हम किस तरीके से अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल को डील कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। ये जो अकाउंटिंग है, इनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। यहाँ पे हमने 3 टाइप्स रखी हैं अकाउंटिंग की: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा भी अकाउंटिंग हो सकती है, जैसे टैक्सेशन अकाउंटिंग हो गई, राइट, मैनेजरियल अकाउंटिंग हो गई। सो ये 2 अकाउंटिंग्स और हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पहले पार्ट को, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting refers to the information describing the financial resources, obligation and activities of an economic entity. So फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑब्लिगेशन और एक्टिविटीज को डिफाइन कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली आपको हेल्प कर रही होती है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो सकती हैं? इनकम स्टेटमेंट, कैपिटल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज। अगर आपको किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना है तो आप उसकी रिपोर्ट्स को चेक करेंगे। अगर फाइनेंशियल पोजीशन को देखना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो आप उसकी बैलेंस शीट को देखेंगे। उससे आपको पता लगेगा कि इस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, इसके ऊपर कितने कर्जे हैं, लायबिलिटीज कितनी है इसकी, और इसके पास खुद का कितना पैसा है, ऑनर सिक्योरिटी कितनी है इसके पास। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एक कंपनी ने एक साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो आप उसकी प्रीवियस ईयर की स्टेटमेंट देख सकते हैं, जहां से आपको पता लग रहा होगा कि इस कंपनी को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली हेल्प कर रही होती है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। और जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के फिर इन्वेस्टमेंट करता है। उसको आइडिया होता है कि ये कंपनी कितनी साउंड है, यहाँ पे पैसा लगाने से मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। Okay जी, so moving on next topic, we have a cost accounting. So functions of cost accounting is to ascertain the cost of a product and to help management in the control of cost. कास्ट अकाउंटिंग बेसिकली आपको हेल्प कर रही होती है एक प्रोडक्ट की कास्ट फाइंड आउट करने में और उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट किस तरीके से उस कास्ट को कंट्रोल कर सकती है, ये आपको कास्ट अकाउंटिंग में बताया जाता है। कास्ट अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन मैं अगर आपको नटशेल में बताऊं, थोड़ा सा व्यू अगर मैं आपको दे दूं कास्ट अकाउंटिंग के बारे में, तो वहां पे आप ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि एक प्रोडक्ट जब बन रहा है तो उसके ऊपर कितना आपका खर्चा आ रहा है, इन सेंस
उसके ऊपर कितने डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, डायरेक्ट लेबर लग रहा है, या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट कितनी आ रही है, ताकि आप ट्रेस कर सकें कि एक प्रोडक्ट बनाने पे जो खर्चा आ रहा है, एक यूनिट बनाने पे खर्चा आ रहा है, वो कितना आ रहा है, और उस खर्चे को आप कम कैसे कर सकते हैं या किस तरीके से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं उसको। तो ये आपको सारी चीजें कास्ट अकाउंटिंग बता रही होती है। सो कास्ट अकाउंटिंग बेसिकली यूज कर रहे होते हैं इंटरनली जो मैनेजर्स होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। It is accounting for the management, accounting which provides necessary information to the management for discharging its function. It is the reproduction of financial accounts in such a way as will enable the management to take decision and control the activities. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प कर रही होती है मैनेजमेंट को ताकि वो अपने फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म कर सके, वो अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को चेक कर सके और उनको देख सके, उनकी एक्टिविटीज को मेयर कर सके। अब विद इन ऑर्गेनाइजेशन जब वो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो वो मैनेजर अकाउंटिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही है, कितने लोग कहाँ काम कर रहे हैं, कितने यूनिट्स बन रहे हैं, कितने सेगमेंट्स काम कर रहे हैं, कितने यूनिट्स चल रहे हैं वहाँ पे, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है और कहाँ से हमें प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ से हमें लॉस आ रहा है। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कर रहे होते हैं वहाँ पे। सो ये था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप कि ये आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वंस अगेन रिपीटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प कर रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, कास्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प कर रही होती है प्रोडक्ट की कास्ट फाइंड आउट करने में और उसको कंट्रोल करने में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प कर रही होती है मैनेजमेंट को अपने फंक्शंस अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एज टू प्रोडक्ट। अब बिजनेस के टाइप्स प्रोडक्ट के लिहाज से, अब कुछ कंपनीज होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, कुछ मर्चेंडाइजिंग कंपनीज होती हैं, ऐसे के लिए मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होते हैं, या फिर कुछ सर्विस बिजनेस होते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो लोग जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। मर्चेंडाइजर बिजनेस वो बिजनेस जिसमें चीज़ें लोग परचेज करके आते हैं और सेल करते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। सर्विस बिजनेस का मतलब ऐसे बिजनेस जो आपको सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं। So starting with the manufacturing business, a manufacturing business is any business that uses components, parts, or raw material to make a finished good. These finished goods can be sold directly to the consumer or the other manufacturing business that use them for making a different product. अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जो कंपोनेंट्स को, पार्ट्स को या रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बना रहा होता है। अब वो फिनिश प्रोडक्ट या तो आप डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं या फिर किसी और मैन्युफैक्चरर को यूज सेल कर सकते हैं जो उसको यूज करके फर्दर मॉडिफाई करके अपना प्रोडक्ट कंप्लीट करके उसको आगे सेल कर रहा होता है। अगर हम कहें रॉ मटेरियल से क्या मतलब है, रॉ मटेरियल से मतलब है वो चीजें जिसको प्रोसेस करके आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं लेज का, लेज जो चिप्स है वो सब लोगों ने खाई होगी। सो लेस बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूजर होता है, जैसे पोटैटोज यूज हो रहे हैं, उसमें ऑयल यूज हो रहा है, फ्लेवर यूज हो रहा है, तो ये सारा उसका रॉ मटेरियल है। आपको इन चीजों को प्रोसेस करने के बाद जो है ना वो लेस बना रहे होते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें, जैसे अब एक चीज लिखी हुई है कि या तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे होते हैं या फिर अदर मैन्युफैक्चरर्स को। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टोयोटा वाले की। टोयोटा कार वाले कार बनाते हैं और उस कार बनाने के लिए वो सारा एक पूरा प्रोसेस खुद ही कर रहे होते हैं अपने असेंबली लाइन पे। सबसे पहले वो जो उसकी शीट्स होती है मेटल की, उसमें से उसकी जो है ना प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, फ्रेम बना रहे होते हैं, उसकी बॉडी बना रहे होते हैं और उस बॉडी को रख के उस असेंबली लाइन पे फिर उसके ऊपर सारा प्रोसेस हो रहा होता है। एक प्लेस से स्टार्ट होती है वो गाड़ी बनना और एक दूसरे प्लेस पे जाके वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, सारी चीजें उसमें कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फिर वो आगे भेजते हैं शोरूम्स को या रिटेलर्स को, वो फिर आगे उनको मार्केट में सेल कर रहे होते हैं लोगों को। अगर कोई पर्सन कस्टमाइज गाड़ी बनवा रहा है तो वो उसको डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा हो जो कहे कि मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से मुझे कार बना के दे, सो इसको हम क्या कहेंगे, कस्टमाइज गाड़ी कहेंगे। अच्छा, अब एक सवाल और था यहाँ पे कि वो कौन सी चीजें जो अदर मैन्युफैक्चरर्स को सेल कर रहे हैं कि वो यूज करके फिर उसको आगे सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की।
तो माइक्रो प्रोसेसर बनाने की जो कंपनी है वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज है, इंटेल वाले ऐसे कह सकते हैं आपको। वो सिर्फ प्रोसेसर ही बना रहे होते हैं और उस प्रोसेसर बना के फिर आगे दूसरी कंपनीज को दे रहे होते हैं और वो अपने लैपटॉप्स को मुकम्मल करने के लिए उस प्रोसेस को उसमें यूज कर रहे होते हैं और पूरी कंप्लीट जो है ना प्रोडक्ट बना के ऐसे के लैपटॉप बना के फिर वो आगे सेल कर रहे होते हैं। सो ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। अब कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, देखें यहाँ पे। टोयोटा कार्स वाले हैं, टोयोटा मोटर्स वाले, वो कार्स बनाते हैं, वेन्स बनाते हैं। इंटेल वाले कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जिसको आप कहते हैं, वो स्पेशलाइज हैं इसमें। निशा टेक्सटाइल वाले वो कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बनाने का भी एक पूरा प्रोसेस है। नाइक शूज वाले शूज बनाते हैं एथलीट्स के, तो उसका भी एक पूरा प्रोसेस है, रॉ मटेरियल से प्रोसेस होकर शूज बनते हैं। कोको कोला वाले भी बेवरेजेस बना रहे होते हैं, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। इसी तरीके से सोनी वाले जो है स्टीरियोज बना रहे होते हैं और टेलीविजन बना रहे होते हैं, होम अप्लायंसेस बना रहे होते हैं, ये जो हमारी चीजें घर में यूज हो रही थी आमतौर पे इनको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस को मर्चेंडाइजर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो चीजों को परचेज करके आता है और सिंपली उनको सेल आउट कर देता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करता। So merchandising business, sometimes called merchandiser, it is one of the most common type of business we interact with daily. It is a business that purchases finished product and resell them to consumer. Think of the last time you went for the shopping for food, household item or personal supplies. So merchandiser business को ट्रेडर बिजनेस भी कहा जाता है और मर्चेंडाइजर बिजनेस भी कहा जाता है। ये एक ऐसा कॉमन बिजनेस है जो चीजें परचेज करके आता है और आगे सेल करता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह आप गए थे शॉप पे और वहां पे जाके आपने वहां से टूथ ब्रश परचेज किया था। अब उस स्टोर पे या उस शॉप पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आ रही है, लेकिन एक भी प्रोडक्ट उसने खुद नहीं बनाई है, वो सिंपली परचेज करके आए और आगे सेल आउट कर रहे हैं, राइट। इट मीन्स के चीजें परचेज करके आए और उनको सेल कर दें, उसमें कोई भी चेंजेस ना करें, तो उसको हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहेंगे। ऑफ कोर्स प्रॉफिट मार्जिन जरूर होता है वहां पे। अब ऐसा नहीं है कि जितने में परचेज करके आए उतने में सेल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट मार्जिन तो जरूर होगा, लेकिन उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। दैट इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले क्या कर रहे थे, खुद रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसमें से फाइनल प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे थे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करते हैं, चीजें परचेज करके आते हैं और आगे सेल आउट कर देते हैं। अब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके साथ आप डेली इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, हर रोज कोई ना कोई चीज आपको जो यूज हो रही होती है घर में या अपने पर्सनल यूज के लिए आप परचेज कर रहे होते हैं, तो इस वजह से कहा गया कि ये एक ऐसा कॉमन बिजनेस है। एग्जाम्पल देखते हैं इनकी। फॉर एग्जाम्पल जनरल मर्चेंडाइज की बात करें, आपके मोहल्ले में या आपके जो है ना सराउंडिंग में सुपर स्टोर होगा जहाँ पे आप जाके वहां से जनरल मर्चेंडाइज परचेज करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल देयर। अगर हम बात करें मेडिकल स्टोर की, आपके वहाँ पे अगर आपके नियर बाय कोई मेडिकल स्टोर है, आप वहां से जाके दवाइयाँ परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिरप ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, लेकिन एक भी प्रोडक्ट या एक भी सिरप उस स्टोर वाले ने खुद नहीं बनाया। उसके पास ये जो सारी चीजें आ रही हैं वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से आ रही हैं और आगे आपको सेल आउट करना है। इन सेम वे अगर हम बात करें मोबाइल शॉप की, अगर आप मोबाइल शॉप पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको डिफरेंट मोबाइल्स नजर आएंगे डिफरेंट कंपनीज के, लेकिन एक भी मोबाइल उस शॉप वाले ने खुद नहीं बनाया, वो आगे से परचेज करके आया और आपको सेल आउट कर रहा है। इन सेम वे अगर हम Amazon.com की बात करें तो आपको ऑनलाइन एक स्टोर नजर आएगा जहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगी, म्यूजिक सीडीज मिलेगी। अब वो भी एक क्या है, हेल्पर है, या ऐसे के लिए सर्विस प्रोवाइडर है, या ऐसे के लिए थर्ड पार्टी है, जो चीजें आपको अवेलेबल करके दे रहा है, वो खुद नहीं बना रहे हैं चीजें। सो लेट्स टॉक अबाउट द सर्विस बिजनेस। अब सर्विस बिजनेस का क्या मतलब है, पहले हमने डिस्कस किया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वो लोग जो चीजें खुद बना रहे हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, वो लोग जो चीजें बना के जो चीजें परचेज करके और आगे सेल आउट कर रहे हैं। अब सर्विस बिजनेस का मतलब है ऐसे बिजनेस जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं आपको, वहां से आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाए, उससे कहें कि मुझे जो है ना सर टूथपेस्ट चाहिए, या आप उससे कहें कि सर मुझे मोबाइल का चार्जर चाहिए, तो वो कहेगा मैं यहाँ पे सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई भी काम नहीं है कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट ऑफर कर सकूँ। सो सर्विस बिजनेस मींस ऐसा बिजनेस जहाँ से आपको एक्सपर्ट वे में सर्विस दी जाती है। So let's discuss the definition. A commercial enterprise that provides work performed in an expert manner by an individual or team for the benefit of its customer. The typical service provider are intangible product
such as accounting, banking, consulting, cleaning, landscaping, education, insurance, treatment and transportation services. So सर्विस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी कमर्शियल एंटरप्राइज होती है जो आपको एक्सपर्ट वे में सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर वो एक बंदा भी हो सकता है या पूरी टीम भी हो सकती है, जिससे आपको फायदा होता है और आप उनको पैसे देते हैं। कुछ बिजनेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंटेंजिबल प्रोडक्ट का मतलब है ऐसा जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते। सर्विसेज यू कैन नॉट टच इट, यू कैन कंज्यूम इट, यू कैन बेनिफिट गेट फ्रॉम देम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपके सामने जो आपके हाथ में जो मोबाइल है, इसमें ये मोबाइल तो आप इसको टच कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उनको आप नहीं छू सकते हैं। या जैसे आपके सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है, ये लैपटॉप हार्डवेयर शेप में है, आप इसको टच कर सकते हैं कीबोर्ड को, लेकिन इसके जो अंदर सॉफ्टवेयर है इनको आप टच नहीं कर सकते। सो दीज आर द इंटेंजिबल्स, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे बिजनेसेस की जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं ऑडिट की। बैंकिंग बिजनेस एक कमर्शियल बिजनेस है जिसमें आपको फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। कंसल्टेशन बिजनेस जहाँ पे आपको कंसल्टेंसी दी जा रही होती है। क्लीनिंग बिजनेस जो आपके लिए क्लीनिंग का काम करते हैं। लैंडस्केपिंग वो लोग जो आपको पैमाइश करके देते हैं, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं। एजुकेशन में स्कूल आ गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सो ऑन। इंश्योरेंस बिजनेस जो आपका रिस्क बियर कर रहे होते हैं और उसकी आपसे फीस चार्ज कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल्स आ गए जहाँ पे आप जाके अपना इलाज करवाते हैं। एक सिंगल क्लिनिक भी हो सकती है और एक पर्सन जहाँ बैठा हुआ है, एक डॉक्टर, और पूरी टीम भी हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मीन्स जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं या पहुंचाते हैं। इसी तरीके से ट्रेवलिंग के लिए भी आपको गाड़ियां मिलती है जिसमें आप ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट में फर्क है, ट्रांसपोर्ट चीज़ों को किया जाता है और ट्रेवल लोग करते हैं, सही। ये कुछ बिजनेस हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई होप कि आपको सर्विस बिजनेस के बारे में समझ में आया होगा कि सर्विस बिजनेस वो बिजनेस है जहाँ पे एक्सपर्ट वे में आपको सर्विस ऑफर की जाती है, और फ्री में ऑफर नहीं की जाती है, ऑफकोर्स पैसे चार्ज किए जाते हैं। आप पैसे देते हैं तभी आपको सर्विस मिलती है। देयर इज नो फ्री लंच कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। इनके एग्जांपल्स देखते हैं। सर्विस बिजनेस में यहाँ पे फर्स्ट है हमारे यहाँ पे PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो चीज़ों को या फिर लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, लोगों को ट्रेवल करवा रहे होते हैं, उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव होना है या प्रोडक्ट्स साथ में भेजनी है तो आप जहाज के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं या चीज़ें भेज सकते हैं। होटल्स की बात करें तो वहाँ पे आपको हॉस्पिटलिटी और लॉजिंग की जो है ना सहूलत दी जा रही होती है, सर्विस दी जा रही होती है। हबीब बैंक लिमिटेड HBL आपको फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे होते हैं, आपके पैसों को महफूज कर रहे होते हैं। PTCL इज द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, एक इदारा है जो आपको टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज ऑफर कर रहा है। ये सारे टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। स्टार्ट करते हैं, दोबारा वापसी जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया था। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस जो रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जो चीजों को परचेज करके आते हैं और फिर आगे सेल आउट कर देते हैं। सर्विस बिजनेस वो जो आपको एक्सपर्ट वे में सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं। दैट इज द एंड ऑफ लेक्चर। होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।